हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी जो है एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आज का आप सेशन रहेगा जो है इकोनॉमिक्स का सेशन है आज, और जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आज इस सेशन में आप लोगों को कराएंगे। ये सारी की सारी क्वेश्चन आप लोगों को जो है लिखाया गया है, समझाया गया है क्लास में, लेकिन फिर भी हम लोग जो है चुनकर जो बिहार बोर्ड में आने वाले हैं 2026 के जो भी क्लास 10 का स्टूडेंट है वो आपकी बार 2026 में एग्जाम में जाने वाला है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन को कॉपी में नोट करेगा, लिखेगा और जो है इसी को तैयार करके आपको जाना है। इकोनॉमिक्स में जितना भी क्वेश्चन आएगा सब यहीं से आने का जो है पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्री, एक अर्थशास्त्री जिनका नाम है ब्राउन। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। अर्थव्यवस्था जैसे कि हमारी बिहार की अर्थव्यवस्था किसके ऊपर निर्भर है? कृषि के ऊपर ही निर्भर है ज़्यादातर, तो उसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था। यानी कि अर्थव्यवस्था वैसी सारी क्रियाएं जिससे कि हमको कुछ पैसा प्राप्त होता है, उसी को हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था। तो संक्षेप में अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अब देखिए आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। यानी कि जैसे कि आपने देखा कोई दुकान चलाता है, कोई कंपनी में काम करता है, यानी कि वही सारी एक्टिविटी, वही सारी क्रियाएं जहां से आपको पैसा प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं आर्थिक क्रिया। और उन आर्थिक क्रियाओं से हम अपना जो है आजीविका को चलाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? तो आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का भिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। आर्थिक नियोजन मतलब आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का भिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। तो इसको हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। अगला है एटीएम कार्ड से आप क्या समझते हैं? एटीएम कार्ड, जैसे कि एटीएम कार्ड आप लोग देखे ही होंगे। एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो किसी भी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जारी किया जाता है। ग्राहक अपने 4 अंक जो होता है जिसे गुप्त पिन की मदद से अपने खाता में जमा राशि को किसी भी समय 24 घंटा किसी भी समय आप किसी भी एटीएम मशीन से जाकर निकाल सकते हो। उसे हम लोग एटीएम कहते हैं। एटीएम का 4 पिन होता है ना, गुप्त पिन होता है, किसी को नहीं बताया जाता है, उसे हम लोग एटीएम कहते हैं। अगला है डेबिट कार्ड किसे कहते हैं? तो डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है। जो भी बैंक है वो अपना डेबिट कार्ड जो है जारी करता है, और यह एक प्लास्टिक कार्ड होता है, प्लास्टिक का होता है वो, जिसके द्वारा ग्राहक बैंक में अपनी जमा राशि को निकाल सकता है। इसे एटीएम कार्ड भी कहते हैं, यानी कि डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड भी कहते हैं। और ये डेबिट कार्ड कौन जारी करता है? तो प्रत्येक बैंक वाले जो है डेबिट कार्ड जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताएं। पहला है आर्थिक दृष्टि से जो है बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार। पहला, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी कि हमारे बिहार में जो है ज़्यादा से तेजी से बढ़ रही है जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, इसके चलते बिहार के विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। किसी भी देश हो या कोई राज्य हो, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा तो उसके लिए व्यवस्था उतना तो हो नहीं पाएगा। दूसरा है आधारित संरचना का अभाव, यानी किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारित संरचना का होना जरूरी है, लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है, साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है। इस वजह से भी बिहार पिछड़ेपन की स्थिति में कायम है। यानी कि हमारे देश में, पूरे देश में बिहार जो है सबसे निचले पायदान पे है। यानी कि अपने बिहार राज्य में ना ही सड़क, बिजली, सिंचाई का अभाव है, शिक्षा का भी उतना जो है अभाव है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उतना बिहार में नहीं है। यही कारण है कि हमारा बिहार जो है पिछड़ेपन के कगार पे है। तीसरा है कृषि पर निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। आपको पता है कि बिहार के जितने जो है लोग हैं सब के सब लोग कृषि करते हैं, कृषि के ऊपर ही जो है आधारित है। हालांकि हालात ठीक नहीं है, हमारी कृषि काफ़ी बिखरी हुई है, इसके चलते उपज कम होती है। बिहार में भी उतना उपज ज़्यादा नहीं होता। चौथा कारण है बाढ़ तथा सुखाड़ की समस्या। अब देखते हैं कि बिहार में बाढ़ आते रहता है, तो बिहार में खासकर उत्तरी बिहार जो होता है, नेपाल से जो पानी आता है, बाढ़ आती है, हर साल कम या अधिक बाढ़ का आना बिहार में तय है, जिसके कारण बिहार की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान होता है।
तो हमने देखा बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का एक कारण है, पहला तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारित संरचना का अभाव है, एक कृषि पर निर्भर, यानी कि ज्यादातर जो है, यानी कि बिहार में अपने ना ही कल है, कारखाने, कंपनियां फिर ज्यादा नहीं है, सब ज्यादातर आपका लोग जो है आपका कृषि के ऊपर ही निर्भर है। बाढ़ भी आता है हर साल, सुखाड़ भी पड़ जाता है, जिससे कि अन्न ज्यादा मात्रा में नहीं उपज पाता है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी गरीबी हाइट का अगला क्वेश्चन है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है कैसे? अब देखिए, महान अर्थशास्त्री, ये भी एक अर्थशास्त्री है, इनके अनुसार ये बोले रेगनर नकर्स के अनुसार गरीबी गरीबी को जन्म देती है। गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है और अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चे की पैदाइश अधिक होती है। फलतः उनकी अगली पीढ़ी और अधिक गरीब हो जाती है। गरीबी का कुछ कर अनवरत चलता है। इसका आशय यह है कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यानी कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है कैसे? देखिए, माने एक अर्थशास्त्री है जिनका नाम है रेगनर नकर्स। अब ये बोल रहे हैं कि गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है, गरीबी के कारण उनकी आय तो कम होती है, और अशिक्षा के कारण ज्यादातर जो है अपने परिवार को जो है बढ़ावा देते हैं, बच्चे की पैदाइश अधिक करते हैं, यानी कि उनको जो है अशिक्षा के अभाव में वो ज्यादा बच्चे की पैदाइश अधिक होती है। फलतः उनकी अगला पीढ़ी और अधिक गरीब हो जाती है, और गरीबी का जो है कुचल अनवल ये आपका चलते रहता है। इसका यही आशय है, यही अर्थ है कि गरीबी गरीब को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? तो वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। माने वर्ष भर, एक साल में किसी भी देश में, यानी कि जितने भी जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, जो भी प्रोडक्ट के माध्यम से जितने भी सारी पैसा जो है एकत्रित होता है, उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला है, शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से उत्पादन के क्रम में किए गए खर्चों को घटा देने के बाद जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। मैंने बोला है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से उत्पादन के क्रम में किए गए खर्चों को घटा देने के बाद जो बचता है उसे ही हम शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला सकल घरेलू, 5 नंबर क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं? तो एक देश की सीमा के एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। इसी को हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में की गई थी और दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ये जितने भी सारे क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करिएगा, लिखिएगा और इसको नोट करके अब याद करके आपको जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें, इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन सी है? देखिए, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, और राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियां है, पहला उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, है ना। तो देखते हैं, पहला जो है उत्पादन गणना विधि। जब राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के योग के द्वारा किया जाता है तो इसे उत्पादन गणना भी कहते हैं। और आय गणना विधि, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इसे आय गणना विधि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक प्रणाली क्या है? तो मौद्रिक प्रणाली में विनिमय और सारा कार्य मुद्रा की सहायता से होता है। इस प्रणाली में कोई व्यक्ति वस्तु या सेवा बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी जरूरत की वस्तुएं प्राप्त करता है, उसे ही मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। मुद्रा की परिभाषा क्या है? मुद्रा मतलब समझते हैं, जैसे भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। तो वही पूछ रहा है कि मुद्रा की परिभाषा दें। तो भिन्न अर्थशास्त्रियों ने, यानी कि जितने भी जो है अर्थशास्त्री है, इन्होंने अपना जो है मुद्रा की परिभाषा अलग अलग तरीकों से दिया है। तो भिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की अलग अलग परिभाषा दी है। अब जो है प्रोफेसर हार्टले विट्स्ट के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है और
प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा वह अधूरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यानी कि ये दो अर्थशास्त्री है, एक अर्थशास्त्री है जिनका नाम है प्रोफेसर हॉर्टले विस्ट और दूसरा है मार्शल के अनुसार। यानी कि इन दोनों ने मुद्रा के परिभाषा अलग अलग तरीके से दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला है साख क्या है। साख, तो साख का अर्थ विश्वास तथा भरोसा होता है। साख क्या है, तो साख का अर्थ विश्वास या भरोसा होता है। जिस व्यक्ति पर जितनी भी विश्वास या भरोसा किया जाता है उसका साख उसकी उतनी ही अधिक होती है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने तथा भुगतान करने की क्षमता में विश्वास है। यानी कि अर्थशास्त्र, देखिए साख क्या है, साख का अर्थ होता है जो है भरोसा या विश्वास। तो अर्थशास्त्र में साख का मतलब क्या होता है, तो ऋण यानी कि जो कर्जा लेते हैं, ऋण लौटाने तथा भुगतान करने की क्षमता में विश्वास है। अगला क्वेश्चन है किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। तो खेती मानसून पर आधारित है। हमारे बिहार की जो खेती है जो है मानसून के ऊपर ही आधारित है। खेती करना जुए के समान होती है। खेती करना जुए के समान होती है, यानी कभी देखते हैं कि अब किसी साल खेती खूब अच्छी हो जाती है उपज, किसी साल बहुत ही खराब हो जाती है, कब किसी साल बाढ़ आ जाता है, किसी साल सुखाड़ पड़ जाता है। वही बोल रहा है कि खेती करना जुए के समान होता है। कई बार किसानों को इस पर नुकसान भी लग जाता है जिसके कारण उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं होता है और किसानों को ऋण की आवश्यकता खेती करने के दौरान उन्नत खाद बीज एवं खेती से संबंधित यंत्रों को खरीदने के लिए होता है। तो जब इनकी फसलें नष्ट हो जाती है तो इनके पास कोई पैसा नहीं बचता है, तो एक ही रास्ता बचता है ऋण लेना या जो है साख लेना, ये जो कि बैंकों से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, संक्षिप्त विवरण करें। तो देख सकते हैं व्यावसायिक बैंक प्रायः 4 प्रकार से जमा राशि स्वीकार करते हैं। पहला अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा। अगला क्वेश्चन है सहकारिता से आप क्या समझते हैं। सहकारिता से आप क्या समझते हैं। तो सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें सामान्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सुरक्षा पूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की जो है सामान्य स्तर पर आर्थिक हितों के लिए कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह है जो बैंकों से लघु एवं छोटा सा ऋण लेकर पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और एक गांव के विकास में अपना योगदान देते हैं। इसे ही स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सूक्ष्म वित्त आयोग को परिभाषित करें। तो सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा और जिले में गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है और इसमें छोटे पैमाने पर कम ब्याज पर ऋण की सुविधा दी जाती है, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में ग्रुप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। तो व्यावसायिक बैंक भिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा समाज एवं राष्ट्र की सेवा करते हैं। पहला, जमा राशि को स्वीकार करना। जितने भी व्यावसायिक बैंक है वह सभी अपने ग्राहकों से पैसे जमा के रूप में लेते हैं। लोग अपने पैसों को चोरी के डर से व्यावसायिक बैंक में जमा करते हैं, जिसके बदले बैंक उन्हें कुछ ब्याज भी देती है और यह बैंक किसी भी बैंक का सबसे प्रमुख कार्य होता है। दूसरा इसका क्या कार्य है, ऋण प्रदान करना। किसी भी व्यावसायिक बैंक का दूसरा कार्य होता है कि लोगों को वो ऋण देता है, लोन देता है। लोग अपनी जरूरत के अनुसार बैंक से ऋण लेते हैं जो काफ़ी कम ब्याज में मिलता है। यदि लोग बाहर से कहीं से ऋण लेंगे तो उसका ब्याज काफ़ी अधिक होता है। बाहर से भी कहीं लेते हैं, अगर बैंक से लोन लेते हैं, ब्याज जो है ऋण लेते हैं तो बहुत कम ब्याज में आपको जो है लोन मिल जाता है। इसलिए व्यावसायिक बैंकों का ऋण देने में महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। कोई भी व्यावसायिक बैंक पैसा जमा करने और ऋण देने के अलावा भी कई अन्य कार्य करते हैं, जैसे व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को चेक देता है और लॉकर की सुविधा भी देती है, जहां लोग अपने कीमती
वस्तुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। बैंक एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड भी जारी करता है। हमने देखा क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं, एटीएम भी किसे कहते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न में देखा था। चौथा है एजेंसी संबंधी कार्य। तो वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक ग्राहकों को एजेंसी के रूप में सेवा भी देती है। इसके अंतर्गत चेक, बिल जो है, ओवरड्राफ्ट का संकलन, ब्याज तथा लाभांश का संकलन इत्यादि सुविधाएं शामिल है। अगला क्वेश्चन है बाह्य स्रोत किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बाह्य स्रोत किसे कहते हैं। तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधी नियोजित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों के बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्थान या समूह से प्राप्त करती है, उसे ही हम बाह्य स्रोत कहते हैं। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण आपने नहीं देखा था, जैसे एक कोई देश है, कोई कंपनी है और एक देश के अलावा अन्य देशों से में उसका व्यापार चलता है, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सरकारी सेवा किसे कहते हैं। सरकारी सेवा, जब देश व राज्य की सरकार लोगों को काम करने के बदले मानसिक वेतन देती है तो इसे सरकारी सेवा। अगला क्वेश्चन है सरकारी सेवा किसे कहते हैं। तो जब देश व राज्य की सरकार लोगों को काम करने के बदले मासिक वेतन देती है तो इसे सरकारी सेवा कहा जाता है। जैसे कि अगर सरकारी नौकरी लगेगा किसी भी, तो हर एक जो है कार्य करने वाले व्यक्ति को जो है सरकार हर एक मासिक वेतन देती है, मंथली वेतन देती है, उसी को हम लोग कहते हैं सरकारी सेवा। जैसे कि सैन्य सेवा हो गया, शिक्षा सेवा, जैसे कि टीचर, सरकारी टीचर जो होते हैं, स्वास्थ्य सेवा यानी कि जैसे डॉक्टर बनेंगे, जैसे अभियंत्रण सेवा, बैंकिंग सेवा इत्यादि, ये सब क्या है, सब सरकारी, इसी को हम लोग सरकारी सेवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं। तो जब सरकार अपने द्वारा संचालित भिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है तो उसे गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। जैसे बैंकिंग सेवा, दूरसंचार सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा, स्वराज सेवा इत्यादि। जैसे बैंकिंग सेवा कुछ ऐसे होते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड भी होते हैं, सरकारी भी होते हैं। दूरसंचार, इसी को हम लोग कहते हैं गैर सरकारी सेवा। अगला क्वेश्चन है रोजगार और सेवा में क्या संबंध है। तो रोजगार और सेवा को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। सेवा से रोजगार का सृजन होता है। अगला क्वेश्चन है, एक और नोट कर लीजिएगा, मॉल किसे कहते हैं। तो ऐसा जैसे छत के नीचे जरूरत की सारी सामानें प्राप्त होती है, उसे ही हम लोग मॉल कहते हैं। तो जैसे कि जितना क्वेश्चन था हमने सब क्वेश्चन देख लिया। अब ये सारी की सारी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, आप इसे एकदम करके जाइएगा तैयार करके। जैसे कि हमने आपसे बोला था कि ज्योग्राफी में हमने कराया, भूगोल में कराया, आपका जो है इकोनॉमिक्स का भी हमने करा दिया, और इसके बाद से जो सेशन आएगा वो राजनीति शास्त्र का सेशन आएगा। तो उस पर जो है यानी कि जितने भी बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, अगर आप साल भर कुछ न पढ़ें, आपको जो है अगर आप हमारे चैनल पे जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा बिहार बोर्ड की तैयारी करने में। तो हमारे चैनल का नाम है यूनी कोचिंग श्याम सर के नाम से जो आप है, आप अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और क्या प्रतिक्रिया है आप जरूर बताएं। धन्यवाद।